अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ और आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रगल के हवाले से, सर्वाइवल के हवाले से। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करे। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपने और अपने घर वालों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जो कुछ उसके बस में होता है वो ज़रूर करे। और इसमें हम देखते भी हैं कि लोग ज़िंदगी में अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अभी एक ऐसा सानहा हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यूनान में एक कश्ती डूबी और इस कश्ती में गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे और ये लोग अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देखकर वाया लीबिया जाना चाहते थे, इटली, ताकि वो वहाँ जाके अच्छा कुछ कमा सकें। लोगों को न जाने जो एजेंट होते हैं वो क्या ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, वो क्या ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि लोग बिल्कुल भी दरेक नहीं करते कि अपने माँ का जेवर बेच दें, अपनी ज़मीनें बेच दें। बस आंखों में ये ख्वाब होता है कि जब हम एक बार पहुँच जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हमने अपने घर वालों की बेची थी एक बार उनको फिर से ख़रीद के दे देंगे। और उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनको ये जो सुहाने ख्वाब दिखाने वाले होते हैं ये आगे उनको जाके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो मुलविस लोग होते हैं उनके सपोर्ट कर देते हैं। अभी आप ये देखें, ये जो कश्ती थी जो यूनान में डूबी है, इसमें सकत जो थी वो कम लोगों की थी, लेकिन इसमें सवार एक इंटरनेशनल जरीदे के मुताबिक तकरीबन 750 लोग मौजूद थे। और जो पाकिस्तानी मौजूद थे ना इसमें, वो लोअर कंपार्टमेंट में थे, वो नीचे थे, उनको नीचे बंद किया गया था। जो तय खाने में बच्चे और ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थे। और उसकी रीज़न ये पता चली क्योंकि जिस तरह मुसलसल हम देख रहे हैं तहकीकात होती चली जा रही हैं, तो उसमें बताया पाकिस्तानी लोग थे, उनसे पैसे कम ये उनको छोटे पैकेजेस दिए, उनको सस्ते पैकेजेस दिए, जिसकी वजह से वो बेचारे, वो ख़वातीन, वो बच्चे वो खुला आसमान ना देख सके, वो नीचे कंपार्टमेंट में बंद रहे जहाँ पे उनका दम घुटता रहा। और जब ये कश्ती डूब रही थी तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कश्ती से छलांग लगा दी। फिर पीछे से आने वाली कश्ती ने उनको रेस्क्यू भी किया, लेकिन वो लोग जो डूब गए और स्पेसिफिकली जो औरतें, जो बच्चे इसमें डूबे हैं, उनका अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि जी जो 78 जो डेड बॉडीज़ हैं वो सामने आई हैं और 100 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन आप सोचें, अगर साढ़े 750 अफराद भी इस कश्ती में मौजूद थे और ये कहा भी जा रहा है कि 100 के करीब तो इसमें ख़वातीन और बच्चे भी थे। लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी आंखों से भी गुजरी हैं, जितनी भी ख़बरें आपकी आंखों से भी गुजरी हैं, आपने क्या अभी तक किसी औरत या किसी बच्चे का नाम सुना है इसमें? यानी कि वो बेचारे तो आ ही नहीं सके ऊपर, उनको तो रेस्क्यू ही नहीं किया गया। वो बेचारे पता नहीं किस हालत में थे। ऑलरेडी पाकिस्तानी जो लोग थे वो बता रहे थे कि हमारा इतना दम घुट रहा था, हमें प्यास लगती थी, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हमारे आसपास से जो कश्तियाँ जो गुजरी थी, हम उनसे चिल्लाते थे हमें खाना था, तो वो कुछ हमें पानी देते थे। और जब हमें पानी भी देते थे, क्योंकि उस कश्ती में जो थे उसमें मिस्री भी मौजूद थे, उसमें शामी भी मौजूद थे, उसमें और दूसरे ममालिक के लोग भी मौजूद थे, तो वो ले लेते थे। और वो जो मिस्री जो उसमें वहाँ पर मौजूद थे, जो कि पूरा स्टाफ था, वो हमसे ले लेता था, हमें मारता था। हमारी ख़वातीन अगर बेचारी बाहर निकलने की कोशिश करती थी, इनको ज़दोकोप करता था, बच्चों को मारता था, बच्चों से बदसलूकी करता था। आपको याद होगा इसी साल फरवरी में शाहिदा रज़ा जो पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर हैं, वो भी ऐसे ही मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हुए, उनको मालूम था कि क्या क्या मुश्किलात होंगी, वो कोयटा से निकली। और ये जो तमाम तर रास्ता है ना, ये बड़ा खौफनाक रास्ता होता है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे ताकि आपको बता सकें कि जो आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं, ये आपसे पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन जिस मंजिल से होते हुए, जिस रास्ते से होते हुए आपको मंजिल तक पहुंचना होता है, वो रास्ते कितने खौफनाक हैं। शाहिदा रज़ा भी अपने एक मफलूज बेटे के इलाज के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ। मुल्क के हालात आपके सामने, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो यहाँ से बाहर निकले। और आपको पता है इस कश्ती में 7 लोग तो भूख की वजह से पहले ही मर गए थे। ये वो लोग हैं जो ऊपर सरफेस पे नज़र आ रहे थे, जो नीचे ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं, उनकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त गुजरांवाला में हमारे नुमाइंदे मोहसिन खालिद जो हैं, वो एक ऐसी मुतासरा फैमिली के पास मौजूद भी हैं। ज़रा हम उनसे भी बात करेंगे और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह करे कि इनके बच्चे, इनके लख्ते जिगर जो कि अच्छे सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब से जाके गए थे, वो घरों को वापस लौट कर
ज़रूर आएँ। मोहसिन, मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त किन किन फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं? जो लास्ट इंटरेक्शन इनके बच्चों का इनसे हुआ था वो क्या हुआ था? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला की कश्मीर कॉलोनी में, जहाँ पे दो मुतासरा फैमिलीज़ हैं। एक मोहसिन फ़ारूक और दूसरे अमजद बेग की ये फैमिली है और इंतहाई अफसरदा है। इनको आज भी यही आस है कि इनके बच्चे शायद वापस आ जाएं, इनके लिए कुछ हुकूमत कुछ करे, क्योंकि गुजरांवाला के तकरीबन 100 के करीब लोग हैं जो लापता हैं। इसमें कुछ की डेड बॉडीज़ मिली हैं जबकि बाकियों का कुछ पता नहीं है। तो हम बात करते हैं मोहसिन फ़ारूक के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई अपने बेटे से और क्या बात हुई थी? ये 8 तारीख को हमारे साथ बात हुई है कि 1-2 दिन तक या आज या कल हम निकल जाएंगे लीबिया से ना इटली के लिए। तो 9 को मैं अपनी बेगम के साथ उसने बात की है कि हम ना शिप चल पड़ी है, तो हम दुआ करना हम खैर खरीद से पहुंच जाएं। तो उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे, 3 दिन के बाद पहुंच जाती है। 3 दिन इंतज़ार किया, फिर एजेंट का उधर से मैसेज आया कि जी वो ना 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। तो हम घंटा इंतज़ार करते रहे हैं, कोई पता ही नहीं चला है। फिर नंबर एजेंट बंद कर दिया। उसके बाद कोई पता नहीं उनका। फिर BBC उधर हेडलाइन चली है, उधर हमें मैसेज मिला कि ये बेटी मेरे नाना उसने देखा, हमें नहीं बताया। फिर मेरा कज़न मेरा भांजा कतर में, उसको मैं बोला यार पता करो ये बात सच है या झूठ है। उसने कहा जी ये मैं पता करके बताता हूँ। उसने फिर उधर से सर्च किया किस तरीके से, तो उसने फिर मैसेज किया कि जी मामू को ना बताना, तो ये ना कश्ती उल्ट चुकी है। तो उसके बाद हम परेशान हो गए सारे। तो मैं गया हुआ था ड्यूटी पे, वापस आया हूँ तो मैसेज मिला कि जी वो आप घर आए, मेहमान आए हुए हैं। जब घर आए तो घर में देखा मेहमान तो कोई भी नहीं है। तो क्या चक्कर है, घर में करबला मच गई। मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया है, बेगम मेरी ऊपर पहले गई है, हमने रेंट पे घर लिया हुआ लाहौर में। तो उधर से हम फिर परेशान हो गए देख के। मैं कहा ये क्या हुआ है, ये बताएं ना, रोज जा रहे हैं बताएं ना ये क्या हुआ। मैं कहा बताओ तो सही। फिर ये ऐसे बात हुई है तो मैं फिर परेशान हो गया, मैं खुद परेशान हो गया। मैं ये क्या हो गया। फिर हम दुआई करते रहे, या अल्लाह पाक किसी तरीके से हमारा रब्ता हो जाए, किसी तरह बच्चे के साथ रब्ता हो जाए। तो जो लीबिया इधर से लीबिया गया था, ये लीबिया से आगे उसने बंदा को हायर किया है। तो उसके बाद पता ही नहीं चला उनका कैसे 8 माह उधर रहा। जी बिल्कुल, ये मोहसिन फ़ारूक की वालदा से भी बात करते हैं। आप बताएं, ज़ाहिर आपका लाडला बेटा था, कितने बच्चे थे मोहसिन के और आप क्या चाहती हैं, क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत से? मोहसिन का एक ही बेटी थी और वो इधर से बाहर गया था लीबिया तक और 8 महीने हो गए हैं उधर गए हुए थे। उधर से फ़ोन आया था हमें कि अम्मी हम निकलेंगे कल, तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। तो मैंने कहा अल्लाह खैर रखे, पहुंच के हमें फ़ोन करना, खैर वाफियत से जाओ और अपना पढ़ते रहना अल्लाह। तो उसकी बेटी एक छोटी सी 2 साल की बच्ची है उसकी, बस हमें पता नहीं था। जब वो वहाँ से मेरी नंद का बेटा था उसने फ़ोन करके बताया, पहले तो हमें बता ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने बच्चियों ने पूछा, बताया, ख़ुद भी वो उधर रोता रहा है। फिर बताया तो फिर पता नहीं हमें, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। हमारे घर में करबला मच गई थी, हम रोते रहे हैं। मैं आज भी कहती हूँ अल्लाह मेरे बच्चे को सही सलामत कहीं जहाँ कहीं भी अगर है तो वापस भेज दे मेरे बच्चे को अल्लाह। मैं इनसे अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस भेज दें। हमें नहीं पता था कि एजेंटों ने क्या करना है क्या नहीं करना होता है और के बाहर उन्होंने इससे पहले भी कितना जानी नुकसान हो चुका है लोगों का। गया है वो कहने लगे थे। अच्छा, आपको पता था कि बहुत ज़ाहिर है मुश्किल रास्ता है, पहले भी बहुत से हादसात हुए हैं, तो फिर आपने क्यों इजाज़त दी अपने बेटे को? इजाज़त तो वो बस गुर्बत की वजह से, वो इधर से बहुत हालात ख़राब थे, इस वजह से वो कहता था अम्मी घर बेच के, तो मैं चला जाता, घर बेच दिया हमने उसके लिए, बेचा, घर बेच के भेजा कि चलो कुछ हालात बेहतर हो जाए। वो कह रहा था इधर नहीं है इतनी कमाई, इधर काम नहीं मिल रहा मुझे। अल्लाह।
कितने तो पैसे इस वजह दिए से तुमने वो अपने चला बेटे को गया। बाहर फिर भेजने कहता के लिए? मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह खैर रखे। लोग जाते हैं खैरोफियत से पहुंच जाते हैं, चलो कोई नहीं। कहता भरोसा रखे, इंशाल्लाह मैं भी पहुंच जाऊंगा, चलो अल्लाह हमारे हालात बेहतर करेगा। मोहसिन इनसे पूछेगा इन्होंने अपने बेटे को कितने पैसे दिए थे? हाँ ये जी। पिछले 8 माह से पिछले 8 माह से लीबिया में ही थे। ये दोनों जो बच्चे थे मोहसिन और अमजद जो है वहाँ पे 8 माह से काम कर रहे थे। वहीं पे कोई इनको नेटवर्क ऐसा मिला कि जिसकी वजह से फिर उन्होंने इसको जो है इस तरफ रागिब लेकिन किया और मोहसिन, ये आपसे इन्होंने मैं इटली पूछना जाने ये की चाह रही सोची। हूँ, अमजद जैसे बेग उन्होंने की अपना- फैमिली, उन्होंने जैसे अपना घर बेचा और घर बेच कर उन्होंने बेटे को पैसे दिए, तो उन्होंने कितने पैसे दिए थे अपने बेटे को? क्योंकि जैसे बता देना कि 8 माह से लीबिया में मौजूद थे और बाय लीबिया पहुंचे थे। जी अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपने घर बेचा था अपना, तो कितने पैसे आप लोगों ने दिया अपने बेटे को? ज़ाहिर है घर बेच के आपने भेजा, कितने पैसे लगाए और आगे इटली जाने के लिए कितने पैसे दिए थे मोहसिन ने? 8 लाख रुपया उन्होंने लिया लीबिया का, तो बाकी पैसे उसने कहा जी मुझे भेज दें इधर, तो मैं इंशाल्लाह इधर से ये तकरीबन ना कोई 25 लाख की उधर गए बात हुई इनसे टोटल। तो 31 लाख हमने मकान बेचा था। अल्लाह अल्लाह। तो बाकी पैसे अब आप लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं? किराए के मकान पे रह रहे हैं। 3.5 लाख के डॉलर भी साथ लेके गया है। तो अब 15,000 रुपया मकान का रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है। हाय अल्लाह। तो बहुत मुश्किल है गुजारा, तो क्या हो सकता है। और देखिए अफसोस की बिल्कुल बात है उनका कि ये यहाँ कहना पे है कि 25 इन्होंने लाख मकान में, बेच दिया और ये किराए के मकान पे रह रहे हैं। देखिए यही बात है ना कि अगला इतना ब्रेन वॉश करते हैं, उनको बेग लगता की है फैमिली। कि बिल्कुल अमजद बेग से बात करें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। जी, अमजद बेग साहब की जो वहाँ पे लापता, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? बताएं आपका बेटा कैसे गया और इतने मुश्किल मरहले से कैसे आपने गुजरने दिया? क्यों डंकी लगाने दिया आपने? बेटा हमने किसी ने भी उसको डंकी लगाने के लिए नहीं भेजा, ना हमने भेजा, वो खुद गया था। उसने मुझे बोला था मामा मैं आप ना साल के बाद घर वापस आऊँगा। मैंने उधर काम करना, एक हमारा पड़ोसी था वो उधर आगे काम करता था, उसने बोला था आप आ जाए इधर, आपको ना 1 लाख 1.5 लाख आपकी तनख्वाह महीने की हो जाएगी। वो श्रीलंका काम करता था। जब उधर वो गया तो वो जगह थी जहाँ पे पाकिस्तानी जिधर जिधर लोग लीबिया इटली में जाते थे, उधर उनका हेडक्वार्टर था, उधर ही सारे जमा होते थे। वो एक मार्केट में लीबिया वाला बंदा बहुत अच्छा था। जब मैंने ये भी सुना है कि जब वो जाने लगा तब भी उस लीबिया वाले ने कहा कि आप ना जाएं, ये ख़तरनाक रास्ता है, आप अभी काम आपका आगे ना और हो जाएगा। उसने जब देखा ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, मुझे नहीं पता उसने पैसे कहाँ से लाए, क्या किया, खुदा गवाह कि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। कितने बच्चे थे अमजद के? ज़ाहिर आपका बड़ा लाडला बेटा था, अब क्या कहना चाहिए? 5 बच्चे, वो तीसरे नंबर वाला था, जिनमें चौथे नंबर वाला ये बेटा है। इसको भी देख लो, अभी तक कोई नौकरी मुलाजमत नहीं है। आपको कोई उम्मीद है वापस आने की अमजद? मैंने बहुत उम्मीद रखी है, माँ की उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं ख़त्म होती। मैंने बहुत उम्मीद रखी है, पर मैं एक ज़रूर कहूँगी, यूनान वालों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। उन्होंने ये कश्तियाँ डुबाई हैं, लीबिया वाले ना। बेटा मेरी बात सुनो, अगर 300 बंदे की गुंजाइश है, 750 कहाँ है, 350 कहाँ है? ये जुल्मो सितम, ये ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं? आप इसकी खोज लगवाएं। ये जो किस्ती गई है, इस किस्ती के कितने एजेंट हैं? जितने भी एजेंट हैं ना, जैसे हमारे बच्चे उन पॉइंटों में भूखे प्यासे, उनकी हिम्मत तो पहले खत्म हुई मेरे अंदाजे में। शिप की क्या उन्हें तकलीफ सहनी थी। मैंने ये भी सुना वो नीचे वाले पोर्शन में थे, उन्होंने नीचे से पानी लिया, उधर देखा कि 2 बच्चे फौत हो गए। मैं सुनती हूँ, खुदा रहा मेरी सारे आगे अपील है, वज़ीर आज़म आगे अपील है, तुसा आगे भी अपील है। मेरे साथ जो होना था, सब माओं के साथ जो होना था वो हो गया। हमें जिंदा है जिस तरह भी है, हमें बच्चे चाहिए। उस तो अलावा इसकी तफसीर जड़ी है ना, हमको खुद दिखाएगी ये पाकिस्तान की हुकूमत।
अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये एक्शन ना उठाएगी, हमें कुछ ना बताएगी, कभी हम किसी को वोट नहीं देंगे, कभी भी किसी को वोट नहीं देंगे। ये यहाँ पे लोग हम देख सकते हैं। बताएं कि अमजद के साथ आपका रिश्ता कैसा था? आप जाहिर है बहुत प्यार करते हैं। मेरे 5 बच्चों से वो ही बेटा था, बाकी सारे के सारे इनको बात ही नहीं आती, बात वो भी नहीं इतनी करता, वो घर के मामले में सोचता रहता था। अब भी हमारे घर पे लड़ाई शुरू है, झगड़ा शुरू है। उनकी जो फैमिली है वो कहती है 20 साल वो पहले सऊदीया में रहा, आपने उसकी कमाई खा डाली है। मैं क्या, हमने खा डाली है, हमारा बेटा है। बहुत शुक्रिया जी। छोटा मोटा बेटा, एक बात मैं आपको बताऊं, और जी बिल्कुल, जी इनसे मैसेज ले लें आज से, प्लीज प्लीज बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, इनसे आखिरी मैसेज ले लें। ये जो माँ बैठी, इनसे आखिरी मैसेज ले लें, फिर मैं बात खत्म करती हूँ से। प्लीज इन माँ से मैसेज ले लीजिए। अब आप क्या चाहती हैं, क्या आप हुकूमत से चाहती हैं? मैं हुकूमत से ये चाहती हूँ कि मेरा जो इस महल्ले में आप पूछ सकते, मैं इन बच्चों को ना दिन की गर्मियों की पक्षी की हवा नहीं लगाई, सर्दियों में धूप मैंने नहीं सेकी। मैंने 17-18 साल काम करके छोटे छोटे बच्चे पाले। ये मेरे मियाँ, कभी इनका काम जो कमाया वो रात को लाया, लेना देना साढ़े। माँ जी, जो नौजवान डंकी लगा के बाहर जाते हैं उनको क्या मशवरा देंगे आप? मैं उनको ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप डंकी लगा के जाएं, भूखा कोई नहीं मरता, हर जगह पे रोज़ी मिलती है, हर जगह पे रोज़ी मिलती है। और ये नफ्सा नफ्सी का वाक़या आलम इतना। बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि घर वाले कितने परेशान हैं। ऑफ कोर्स किसी का जवान बच्चा चला जाए और अगर ये भी कहा जाए कि वो गुमशुदा भी हो गया और आप उसकी बॉडी ना देख सकें, आप उसको ना देख सकें, अल्लाह करें इनके बच्चे वापस आ जाएं, अल्लाह पाक मौजिज़ नुमा है, कुछ हो सकता है। ये जो डंकी लगाने वाले लोग होते हैं, ये जो गेम है जिसका वो बार बार वर्ड इस्तेमाल करते हैं, VIP गेम डंकी, ये क्या होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? और हम आए दिन देख रहे होते हैं तो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आपको हर जगह इनके इश्तिहार भी मिलते हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते? हम बात करें उस यूनानी कश्ती के हवाले से जो कि डूब गई, और ये सिर्फ कश्ती नहीं डूबी, लोगों की आस डूब गई, लोगों की उम्मीदें डूब गई, लोगों की ज़िंदगी भर की सरमायाकारी उनके बच्चों की सूरत में डूब गई। वो लोग डूब गए जो कि सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब देखकर अपने घरों से निकले थे कि हम पहुंचेंगे इटली तो फिर वहाँ पर हमारे लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, हम वहाँ जाके फिर अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। अपने माँ बाप का जेवर जो बेचा था, अपनी माँ का जेवर जो बेचा था, घर की जो ज़मीन बेची थी, घर बेचा था, उसके बाद माँ बाप को इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देंगे, सब चीज़ें ख़रीद लेंगे, बस एक बार हम वहाँ पर पहुँच तो लें। अब यहाँ पे तो सवाल ये भी पैदा होता है, अगर 25-30 लाख रुपए आप इन डंकी को दे के आगे पहुँचे तो 25-30 लाख में तो पाकिस्तान में भी कुछ छोटा मोटा कारोबार तो हो जाता। यहाँ पे तो लम्हा फिक्रिया ये भी है कि क्यों लोगों का एतमाद इतना उठ गया है सिस्टम से, क्यों लोगों का एतमाद अपनी धरती माँ से इतना उठ गया है। अच्छा, ये जो एजेंट होते हैं, आपको बताऊँ कि आप फेसबुक पे इस वक्त लिख लें, आप अपने इंस्टाग्राम पे लिख लें, आप अपने टिकटॉक पे लिख लें, आप बस सर्च कर लें, फ़ौरन से जनाब ये आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इनके पास आपके लिए सस्ते पैकेजेस भी हैं जो कि आपको बाय रोड ट्रैवल कराएंगे, इनके पास आपके लिए महंगे VIP पैकेजेस भी हैं जिसमें ये आपको बाय ट्रैवल कराएंगे। इनकी जो गेम है वो भी बताते हैं कि जी इनकी गेम 1 है, गेम 2 है। गेम का मतलब है जिस दिन आपका ये सफ़र शुरू होना है। बड़े आसानी से ये लोगों को झांसा देते हैं, पागल बनाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियों से ऐसे खेलते हैं और आगे उनको जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके हाथों फ़रोख्त भी कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं सैयद कौसर अब्बास साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। इस्लामाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब हुकूमत वक्त ने भी जाके इस हवाले से कहा कि जी हम क्रैक डाउन करेंगे और जितने भी एजेंट्स हैं हम उनको पकड़ेंगे, बहुत सारी गिरफ्तारी तो भी हुई भी हैं, लेकिन ये चीज़ तो पहले भी हो रही थी, तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी बहुत शुक्रिया मदिया। बेसिकली ये असल में एक लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए कि आज से ठीक 3 महीने पहले इसी तरह का एक वाक़या जो है वो लीबिया में हो चुका है और अभी जो है ये वाक़या एक दफ़ा फिर दोबारा हुआ है। शाह साहब, उसमें तो हमारी शाहिदा रज़ा भी मौजूद थी, जो हमारी हॉकी टीम की प्लेयर थी वो भी मौजूद थी।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए सबसे बड़ा ये स्टेट का फेलियर कंसिडर होगा, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में लोग जब पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, चाहे वो बाय एयर जा रहे हैं, चाहे वो बाय रोड जा रहे हैं, बाय शिप जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इसका मतलब है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या कोई ना कोई उनके अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इसमें फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर वो लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी उन्होंने ट्रैवल किया, यहाँ से दुबई गए, दुबई से वो आगे लीबिया गए, वहाँ से वो ग्रीस की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ से वो आगे इटली जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये पूरा एक नेक्सस है। और इसीलिए इसको इंटरनेशनली इस क्राइम को कहा जाता है कि इट्स एन ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं है, इसमें पूरा एक माफिया होता है जो मुख्तलिफ किस्म के रोल प्ले कर रहा होता है, और इन लोगों को जो है ट्रैप करके, इनको सुहाने ख्वाब दिखा के इन लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लेके जा रहा होता है। और ये बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, एक है कि ह्यूमन स्मगलिंग, यानी कि स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स उसे कहा जाता है, जिसमें लोगों की अपनी रजामंदी शामिल होती है, लोग खुद पैसे देते हैं, एजेंट उसमें फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा होता है, और उसके बाद जाके जब लोग एक्सप्लॉइट होते हैं तो वो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि पहले अगर वो क्रॉस बॉर्डर जा रहे हैं यहां से किसी दूसरे मुल्क में, तो वो पहले स्मगल हुए, स्मगल होने के बाद अगर वहां पे एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उनकी, जैसे ये अभी ग्रीस वाले वाकये में ये हो रही है, या पहले लिबिया में हो रहा था, या इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन क्या होती है कि लोगों को, खवातीन को वहां पे स्पेशली एंड बच्चों को वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करवाई जाती है उनकी, वहां पे उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, नाइट क्लब्स में उनसे काम करवाए जाते हैं, जो कुछ लोग होते हैं उनको बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है, उनको बेसिक राइट्स उनके नहीं दिए जाते। तो जो पेरेंट्स या जो भी एल्डर ऑफ फैमिली ये समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो उनके तमाम के तमाम मसले हल हो जाएंगे, या वहाँ पे पता नहीं दरख्तों के साथ पैसे लगे होते हैं और वो तोड़ के वापस ले आएंगे, ऐसा नहीं है। जिंदगी बड़ी मुश्किल वाली बात है कि हमें तो ये था कि चले जी भूखा प्यासा रखा जाता है, लेकिन ये बात कि फिर आगे जाके जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फिर इनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो चीज़ हमें पता है, हम देखते हैं, क्योंकि कितनी ऐसी खबरें आती हैं, पहले भी देखा जैसे कंटेनर्स में जब लोग भर के लेके जा रहे होते हैं उसमें भी लोग दम घुटने से मर जाते हैं, और पाकिस्तानी की बड़ी तादाद से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं में नजर आ जाती है। अभी भी जो कश्ती डूबी है इसमें सबसे ज़्यादा तादाद ही पाकिस्तानियों की थी। तो मुझे बताएं, क्या लोगों को नहीं पता होता कि कितना मुश्किल गुजार ये रास्ता होगा, उसके बावजूद लोग इनके झांसे में आ जाते हैं? ऐसा ये एजेंट्स क्या ल्योर करते हैं लोगों को? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पावर्टी का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नहीं पता कल क्या होगा, बिजनेसमैन भी जो है वो उसको ट्रस्ट नहीं है सारे सिस्टम के ऊपर। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों का लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द स्टेट है कि पता नहीं हम यहाँ पे अगर ये 30 लाख लगाएंगे तो हमें कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। अभी टाइम की हो रही है। हाँ, ये आप सही बात करें, लेकिन गौस साहब अगर देखा जाए तो ये ऐसी चीज नहीं कि जो अब होना शुरू हुई है, हम ये कब से देख रहे हैं, और इसमें कुछ उन लोगों का हाथ भी होता है जो कि किसी दूसरे मुल्क में जाके बस जाते हैं, और फिर अगर उनकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लग जाती है तो फिर वो बाकी जब वापस आते हैं तो फिर अपने गांव के लोगों को बताते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था। जी एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था कि दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि जब कोई भी उस गांव का एक शख्स जाता है और वो किसी भी तरह एक मुश्किल वक्त काट के उसके बाद सेटल होकर वापस आके कोई अच्छी गाड़ी ले लेता है, तो वो आके कहता है जी फलाने का बच्चा देखें वहां पे गया तो वो सेटल हो गया, तो वो बाकी लोगों को मोबिलाइज करने का रोल प्ले कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो लोग जाके सेटल होते हैं उनको देखिए ये काम क्यों इस रीजन में बहुत ज्यादा होता है। गुजरात में देख लें आप, मंडी सियालकोट में देख लें, मीरपुर में देख लें, ये सारे एरियाज इसलिए कि यहाँ के ज्यादातर फैमिलीज जो हैं वो इसी तरह आज से बहुत साल पहले गई है और उसके बाद वो सेटल होके, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में बड़ी आसानियां थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक सारी चीजें जो है वो वहां पे जाके उनको मिल गई हैं, बल्कि उनको ये सारे इश्यूज फेस करने पड़े हैं। अब जाके वो सेटल हुए हैं और वो सेटलर के बाद वो आके बाकी लोगों को मोबिलाइज कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एक हमारे ये हमें भी इसमें एडमिट करना चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों को भी ना शॉर्टकट ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। उनको जैसे अगर 25-30 लाख अगर आप पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, आप अपना ठेला ही शुरू कर दें, अपना फ्राइज का कुछ ना कुछ ऐसी चीज शुरू कर दें, आप कहीं ना कहीं टाइम तक पहुंच जाते हैं। बट स्टिल पीपल प्रेफर कि लोग पाकिस्तान से बाहर निकल के ही ये तमाम तो चीज़ें पूरी करें, और क्योंकि उनको बाहर की दुनिया ऐसी खूबसूरत दिखाई गई होती है कि वो उसी में ऐसे खो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये जो सऊबतें जो लोगों ने बर्दाश्त की हैं वो कितनी हार्ड होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बेसिकली देखिए लोगों का ना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है इसमें कि
हमारे पाकिस्तान में 2 बड़े अच्छे लॉज बने, ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 एंड स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018। ये जो दोनों कवानीन हैं ये बड़े अच्छे कानून हैं, और इन कवानीन के अंदर जो है ये चीज मेंशन है कि गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को एजुकेट करे कि आपने लीगल वे ऑफ माइग्रेशन अडॉप्ट करना है और वो किस तरीके से करना है। और लेकिन अभी तक जाहिर है वो चीजें जो है उस तरीके से नहीं हो रही। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, FIA अपने लेवल पे ट्राई कर रही है, सिविल सोसाइटी हम जैसे इदारों के साथ एक कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म इस कानून के अंदर मौजूद है कि तमाम जो सिविल सोसाइटी के रोल हैं, लोग हैं, वो अपना रोल प्ले करें। इसी तरह जो स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे एक बच्चे से अगर आप जाके पूछें कि बाहर जाने का क्या तरीका है, तो वो आपको इर्रेगुलर तरीके शायद सारे बता देगा कि जी फलाना एजेंट है, उसके पास जाए, वो ये कर देगा, वो कर देगा। यही तो बात है कौसर अब्बास साहब कि अगर स्कूल के बच्चों को भी पता है कि कैसे एजेंट यहाँ पे काम कर रहे हो, तो कैसे अगर आपको मुल्क से बाहर जाना है कैसे जा सकते हैं, तो क्यों नहीं पता था उन मखसूस इदारों को जिनका एक काम है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसी चीज़ें ना हो। बहुत शुक्रिया जी, सैयद कौसर अब्बास साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और ये चीज़ें पता है लोगों। आपको पता है प्रॉपर शाउट आउट्स लिए जाते हैं टिकटॉक पे। वो मुसाफिर जो लोग जा रहे होते हैं उनसे कहा जाता है कि अच्छा जी अपनी ज़रा वीडियोस बना के हमें दे दें, फिर अपनी वीडियोस बना के डालते हैं कि भी बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है, हमारा तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है और हम जा रहे हैं, बड़े खुश हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं और आप लोग भी इनके थ्रू जो है अप्लाई करें। प्रॉपर मार्केटिंग होती है। तो जब एक आम बच्चा, जैसे कौसर अब्बास साहब बात कर रहे थे, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पता है, तो क्यों नहीं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे लोगों को पता चलता जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके पहले उनको स्मगल करते हैं और फिर उनको ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हवाले कर देते हैं। एक छोटी सी हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और क्योंकि हम बात करें स्ट्रगल के हवाले से, आज हमारे साथ हमारी सोसाइटी के एक ऐसा हिस्सा भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है एंड एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल फॉर देम। हर दिन उनके लिए स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जहाँ पे पहुँचना चाहते थे वो वहाँ पर पहुँचे हैं अपने मुल्क में रहते हुए। उनके घर वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल की, बुरे हालात देखे, बहुत बुरे हालात देखे। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जिनको अगर आप सुनेंगे तो शायद आपकी रातों की नींदें उड़ जाएं, लेकिन इन लोगों ने तमाम से चीज़ें फेस की हैं, स्ट्रगल की है, लेकिन अपने मुल्क में रहे और कुछ बने हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने स्ट्रगल की है हमारी सोसाइटी में सही मानों में। सही मानों में इसलिए क्योंकि इनकी स्ट्रगल सिर्फ सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं होती, इनकी स्ट्रगल अपने घर वालों के भी एक तरह से सामने होती है। अपनी एग्जिस्टेंस को कहते हैं कि जी हाँ ये हमारी एग्जिस्टेंस है और आप इसको मानें, इसको कबूल करें। इनके घर वाले इनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो इनका ख्वाब होता है उसको पूरा ज़रूर करते हैं। आज मेरे साथ हमारी ट्रांस कम्युनिटी से मेरी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ 4 गेस्ट मौजूद हैं और इन चारों का ताल्लुक जो है वो डिफरेंट इस वक्त देखें वो करियर्स में काम करें। हमारे साथ निशा राव मौजूद हैं, निशा राव वकील हैं। हमारे साथ कामिसिद हैं, कामिसिद बहुत जो है मारूफ मॉडल भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये कैंपेन्स भी कर चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी काम कर चुकी हैं। हमारे साथ सारा गिल है। सारा गिल जो है ये डॉक्टर हैं, ये पाकिस्तान में पहली ट्रांस एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है दिया। दिया इज़ अ फैशन डिज़ाइनर और एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर आपको वैसे ही आपके छोटे कद पे, आपके मोटे जिस्म पर, आपके लंबे कद पर, आपके काले रंग पर आप पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जुमले कसते हैं, ताने कसते हैं। एक ऐसी सोसाइटी में हमारे ट्रांस कम्युनिटी जिस तरीके से सर्वाइव करती है और फिर उसी सर्वाइवल मोड में रहते हुए जिस तरीके से वो अपने ख्वाब पूरे करती है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आऊँगी सारा के पास, क्योंकि सारा ने जिस तरीके से स्पेसिफ़िकली जो है अपना करियर बनाया है और हमने पाकिस्तान में नहीं देखा हमारी ट्रांस कम्युनिटी से कोई डॉक्टर हो, और वो भी एक ऐसे टाइम में जब घर वालों ने साथ छोड़ दिया हो। और डॉक्टर बनना आपको मालूम है आसान नहीं है। सारा ये कैसा आपका जो तमाम तर जर्नी रहा कि घर वालों ने पहले आपको एक्सेप्ट नहीं किया, अब तो खैर आप घर वाले एक्सेप्ट भी करते हैं। और एक और चीज़ जो मेरे नाज़रीन को बताती चलूँ कि सारा इज़ अ ऑनर किलिंग सर्वाइवर एंड शी इज़ अ रेप सर्वाइवर एज वेल। सो ये अपने जर्नी के बारे में बताइएगा सारा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम काफ़ी काम पहले भी कर चुके हैं। जर्नी से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हर जो ख्वाजसरा, हिजरा, इंटरसेक्स, जो भी नाम दुनिया देना चाहे हमें, क्योंकि जो नाम मैंने ख़ुद के लिए या हमारे लिए मैं सोचती हूँ वो सिर्फ इंसान है। तो जर्नी सबकी है। जैसे अब मेरी जो जर्नी है ना वो रोड से बिलबोर्ड की है।
मेरी जर्नी सर्वाइवर से सेवियर तक की है। अगर मैं गिव अप कर देती, जो कि मैंने लाइफ में बहुत टाइम किया कि बस बहुत हो गया मुझे, इट्स टू मच, तो ये सब नहीं होता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग, जो मेरी ट्रांस बहनें भाई, जो दुनिया वाले देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मुश्किलात आती हैं, बट इफ़ देयर इज़ अ विल यू कैन डू इट, ऑब्वियसली। और अभी इन सब के साथ साथ मेरी एक फिल्म है जो कि हम 3 साल से, बेसिकली इट्स अ डॉक्यू सीरीज विद द नेम ऑफ गो टू हेल। आई मीन नाम इज़ वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज पीपल आस्क सर्टेन थिंग्स, या उनकी कुछ क्वेरीज हैं हमारे से लेकर। तो वो डॉक्यू सीरीज़ अब रिलीज़ होने वाली है दिसंबर में, जिसके अंदर हमारी कम्युनिटी के इश्यूज़, जो की इश्यूज़ हैं वो, और जो मेरी पूरी जर्नी है जिससे मैं गई हूँ, उसमें मैंने कुछ नहीं छुपाया है। मैं नाच कर डिग्री हासिल मैंने की है। मैं जिस रोड पर शराय फैसल पर उतारी गई या रेप की गई, वहीं पर मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ था। तो मुझे कोई शर्म नहीं है, और मैं कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कि नहीं, तालीम एक वो हथियार है जो हमें इस्तेमाल करना है। मेरे साथ इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारी ट्रांस कम्युनिटी से 4 ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अकम्प्लिश करना चाहती थी वो किया, लेकिन बड़ी कुर्बानियों के साथ। ऐसा नहीं है कि इनके घर वाले बड़े सपोर्टिव थे, इनके घर वाले इनके साथ भी नहीं थे। और ये, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, सारा ने बताया कि जो सारा ने अपनी मेडिकल की डिग्री है वो नाच के जो है, क्योंकि जो पैसा है, क्योंकि वो कहाँ से पैसा देंगे। आपको पता है, आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज में जिनके जाते हैं उनको मालूम है कि कितनी फ़ीस उसकी जाती है। तो ये आसान नहीं होता कि आप आपने तो सिर्फ ये कह दिया कि मैंने तो बस नाच के जो पैसे वो इकट्ठे किए। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी से कितने लोगों को मार दिया जाता है। कामी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कामी ने डॉक्यूमेंट्रीज़ में काम भी किया है, कामी ने चीज़ें डायरेक्ट भी की हैं, और कामी ने एक्टिंग भी की है। कामी मॉडलिंग भी करती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ये एसोसिएट भी रही हुई हैं। कामी, आप मुझे अपने सफ़र का बताइएगा। जैसे सारा शो शुरू होने से पहले सारा मुझे बता भी रही थी कि अब उनके घर वाले उनसे हैं, वो घर वालों के साथ रहती हैं। आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब आपको घर से निकलना पड़ा? मधिया, पहली बात तो कि बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, और दूसरी बात ये कि घर से कोई निकलना नहीं चाहता, और शायद घर वाले नहीं हमें निकालना चाहते, सोसाइटी मजबूर कर देती है। आसपास के रहने वाले, हमारे वो सो कॉल रिश्तेदार, जब हम मुश्किलात में होते तो वो पूछते नहीं, और फिर हमारी चीज़ें देखकर वो बातें करते हैं। तो मैंने घर इस तरह नहीं छोड़ा कि मैं घर छोड़ दिया और मैं घर से बाहर चली गई। मैंने तालीम घर में रह के हासिल की, बट हाँ, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बट अब मुझे ये बहुत, मैं प्राउडली कहती हूँ कि घर वाले मुझे एक्सेप्ट करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं एक बेहतर काम कर रही हूँ, और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। और आपने शुरू में जब इंट्रोडक्शन कराया तो मैं बात कह रही थी कि ख़िलाफ़ हैं लोग हमारे ख़िलाफ़ होते, पर हम लोगों के कभी भी ख़िलाफ़ नहीं होते। हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, पर लोग नहीं चाहते। और क्या मुख्तलिफ है, क्या मेरी ये तीनों बहनें या मैं और आप खूबसूरत नहीं लग रहे? क्या हम लोगों की तरह बात नहीं कर सकते, या आप लोग दिल नहीं रखते, आप लोग एहसास नहीं रखते, सांस ले रहे हैं, सब ऑब्वियसली। जब बात यह है कि अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि मज़हब का नाम लेकर और बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर हमारे साथ हमें चुप करा दिया जाता है, पर हमारा मज़हब दीन इस्लाम या कुरान पाक क्या कहता है? अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर दूंगा, पर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो एटलीस्ट हमें इंसान समझ लें। जेंडर, सेक्सुअलिटी, जो चीज़ें, ये बहुत बात की बात है। हम भी इंसान हैं, हम भी इस दुनिया में उसी प्रोसेस से आए जैसे दूसरे लोग आए। ऐसा तो नहीं ना कि कंप्यूटर का बटन दबाया और मैं इजाद हो गई, ऐसा नहीं है। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और मैं अब 33 ईयर्स की हूँ, मैंने पूरा एक लाइफस्टाइल देखा है, मैंने पूरी ज़िंदगी देखी है। और पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी तो 65-70 साल है, मैंने आधी ज़िंदगी गुजार दी इस मुल्क के अंदर। मुश्किलात बहुत ज़्यादा इस तरह हैं क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, हिजरा, छक्का, जनाना। और लोग, जब मैं घर से निकलती थी, मैं 10-11 साल की थी, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मैं मुख्तलिफ हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को भी एक्सप्लोर नहीं किया था। और जब मैं निकलती थी तो लोग तरह तरह के अल्फाज कसते थे। आई डोंट नो कि उनके दिमाग में कहाँ से आए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर लोग हमें मुख्तलिफ समझते थे और वो मुख्तलिफ तरीके से हमें ट्रीट करना चाहते हैं। हमने कभी अपने आप को मुख्तलिफ नहीं समझा, इस सोसाइटी ने हमें मुख्तलिफ समझा, मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की।
मुश्किलात बहुत हैं, अभी भी हैं शायद, पर अब शायद हम सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं तो शायद उन दूसरी मुश्किलातों से बाहर आ गए हैं। पर हाँ, स्ट्रगल जारी रहती है सारी ज़िंदगी इंसान की, अपने आप को मनवाने की, कम्युनिटी का बेहतर काम। लेकिन मुझे लगा हमारी ट्रांस कम्युनिटी की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मरते दम तक ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी स्ट्रगल कर रही होती हैं। अच्छा, आपकी वो एक जो है चेंज द क्लैप, ये कैंपेन भी है, ज़रा इसके वाले से भी बताएं। चेंज द क्लैप 2017 में की और बहुत मशहूर हुई, अब इंडिया में इसके ऊपर फिल्म भी बन रही है। तो बात ये है कि चेंज द क्लैप का मकसद ये था क्योंकि जो हम ताली बजाते हैं, हाँ। जो ख्वाजा सरा या हिजरा लोग ताली बजाते हैं वो एक गेस्चर है, हाँ। हम खुशी में भी बजाते हैं, गुस्से में भी बजाते हैं, गम होता है तो जब भी बजाते हैं। पर उस सोसाइटी ने हमें, मैंने बताया ना जब मैं बचपन में जाती थी तो लोग तरह तरह की आवाज़ और तालियां बजाते थे पीछे, तो सोसाइटी ने उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा और वो कैंपेन करने का भी तरीका है कि सोच बदल के देखो तो ताली भी बदल जाएगी। तो जिन लोग एग्जैक्टली वो जो ताली जिनसे वो कह रहे हैं कि वो फिर ताली वो उसमें आ जाएगी जब आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, कितना वो उसमें वो चेंज आ जाएगा। एक पूरा ना मतलब एक लाइफस्टाइल है या पूरा एक टाइम है लगता है इस चीज़ को। तो जब वो कैंपेन मैंने की मुझे लगा कि पता नहीं इसको लोग कबूल करेंगे भी या नहीं करेंगे, पर उसको लोगों ने कबूल किया। और बात ये कि मैं आपके शो के ज़रिए तमाम उन पेरेंट्स को कहूँगी वो बच्चा आपने पैदा किया है, आप अपने साथ रखें। बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता है तो वो एक्सप्लॉइट होता है, और जब एक्सप्लॉइट होता है तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। और बात ये बात है कि जब वो सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं होता, मतलब हमारे साथ अभी जैसे सारा भी बैठी हुई, सारा बता रही थी कि जिस तरीके से जो सारा के साथ ज़िंदगी में हुआ, ये ऑनर किलिंग की भी सर्वाइवर हैं। और जो जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से तंग किया जाता है, जिस तरीके से हरास किया जाता है, ये कुछ ना कुछ बन तो जाते हैं, ऑफ कोर्स जो बनना चाहते हैं, लेकिन वो द ट्रॉमा इज़ देयर। उस ट्रॉमा से वो कैसे फिर आप लोग हील होते हैं, स्पेसिफिकली जब आप किसी जगह पे पहुंच जाते हो? क्योंकि जब हम शो शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे ना कि आपने कहा कि मुझे होता था ठीक है मेरे बाल ना काटना, ठीक है मुझे जो करना चाहते करो, मेरे बाल ना काटना। मैंने एक मिसाल देना चाहती हूँ सबको, जो जितने लोग भी देख रहे हैं, कि बहुत इजी होता है जज करना, क्रिटिसाइज़ करना, और सच माने तो कम्युनिटी में इश्यूज़ या प्रॉब्लम या मसले हर जगह हैं, मर्दों में भी, औरतों में भी, हम में भी, और मैं मानती हूँ। लेकिन आप सोचें कि वायलेंस और हरेसमेंट का हमारा ये लेवल है, मैं जिस तरह आपसे शेयर कर रही थी कि अगर हमें उठाया जाता है तो मेरी बहनें, ट्रांसजेंडर्स, ख्वाजा सरा, हिजरा, जो अल्फाज आपने इनको देना है, वो कहती है हमारा रेप कर दो, हमारे बाल ना काटो, 1.5 साल में कहाँ से कमाऊँगी। तो खुदारा ये हाथ जोड़ दिए हैं, कुछ नहीं। मैं सवाल करती हूँ ऐवानों में बैठे हुए हमारे नुमाइंदों से कि मेरे ये 2 हाथ नज़र आ रही हैं, 2 पैर नज़र आ रहे हैं, मेरी ज़बान है, नाक है, हम सब के हम इंसान हैं, तो ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट तो दो। नहीं मानो ट्रांस वुमेन और वुमेन, नहीं मानो ट्रांस वुमेन और मैन, पर ट्रांसजेंडर्स आर ह्यूमन, ये तो मानो, और वही फंडामेंटल राइट्स दे दो। मेरी कल बात हो रही थी, हमारी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं शिकागो में, मेरी फिल्म गो टू हेल की, तो उसने मुझे बोला कि जो मेरी थेरेपी सेशंस थे आफ्टर ऑनर किलिंग के इंसिडेंट के बाद, क्या मैं वो शेयर कर सकती हूँ? यकीन जाने मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी हूँ, पर स्टिल मतलब मैं बहुत हेजिटेंट थी हाँ करने में। तो आप देखें आप किसको बुरे। दूसरा, जहाँ तक बात है तनकीद की, बिल के हवाले से मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगी, और मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है ये बात करना ना। देखें, जितनी भी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं, 3 लोगों या 4 लोगों की वजह से हम सबको जज ना करें। हम बड़े ही प्यार वाले लोग हैं, आइए बैठते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे। दूसरा, मेडिकल टेस्ट तो हम भी कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि WHO की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो सिर्फ ये एवेल्युएट करता है कि कहीं आप जो बातें कर रहे हैं वो आप पागल तो नहीं हो गए, दैट्स इट। पर उसके नैरेटिव बहुत अलग ले लिए हैं। तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं माफ़ी मांगती हूँ तमाम लोगों की वजह से, कम्युनिटी की जिनसे आपके दिल की आज़ारी है, पर 3-4 लोगों की वजह से बहुत मेरी बहनें सफ़र करें। आइए बैठ कर बात करते हैं, बैठ के बात करें, बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मुकदमा लड़ने की बहुत ज़रा ज़रूरत है। आप लोग अब काम करें स्पेसिफिकली तो कामी भी हेल्थ पे, क्योंकि हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अगर आप उनकी हेल्थ के इश्यूज सुने तो आप लोगों की रूह काम जाएगी कि बेचारे कितने बुरे हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, और अपनी दवाइयाँ ख़रीदने के लिए उनको और फिर कुछ
क्या कुछ करना पड़ रहा है, ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। निशा जो है स्पेसिफिकली, वो तो अब ख्वाजा सर अपनी कम्युनिटी के जो केसेस हैं वो भी फाइट करती हैं, उनके लिए हर फोरम पे जाके आवाज़ उठाने की भी कोशिश करती है। लेकिन निशा का भी अपना एक सफ़र रहा है। अब तो निशा वकालत कर रही है, निशा एक स्ट्रॉन्ग है, मैं निशा को देख रही हूँ, लेकिन निशा वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कुछ सालों पहले। थैंक यू मदीहा। आई थिंक कि आपको शायद याद होगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम भी आपके ही प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया था 2016 में आई थिंक, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट था। लेकिन बेसिकली के यहाँ से अब इस बात का अंदाज़ा लगा सकती है कि मैंने बहुत राइट्स वगैरह पे ट्रांसजेंडर्स मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है उनको। हाँ, मैं कामी की बात को ही आगे लेकर चलूँगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को घर से नहीं निकालते। ज़्यादातर सोसाइटी में देखा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ख्वाजा सरा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसको घर से निकाल देता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो माँ होती है, मैं समझती हूँ कि माँ का जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा दर्द होता है और हम वो समझ सकते हैं क्यों हम घरों से बहुत दूर होते हैं। रिसेंटली मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अभी ईद उल ज़ुहा आ रही है, हमारे लिए बहुत टफ़ होता है कि हम अपने पेरेंट्स के बगैर जब ईद सेलिब्रेट करते हैं हमारा मन नहीं होता। ईद का दिन मैं समझती हूँ कि एक ख्वाजा सरा के लिए बहुत दर्दनाक होता है। हम सोसाइटी में जो बुलिंग होती है, हमें आवाज़ें कसी जाती हैं, हमें डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, हमें रिजेक्शंस का जो सामना होता है डिफरेंट, हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन हम जो खुशी होती है वो अपने पेरेंट्स के बगैर करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मैं तो हर साल काफ़ी साल हो गए कि मैं अपनी फैमिली में ईद सेलिब्रेट नहीं कर रही कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि घर वाले नहीं बुलाते, ऑफ कोर्स मिस तो करते हैं। मतलब ख्वाजा सर हमारी कम्युनिटी कहीं पे भी कोई खुशी का मौका तो वो लोगों की खुशी में, कहीं बच्चा तो वो वहाँ खुशी में और ना उसके बढ़ाने के लिए, इसको और सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे। लेकिन खुद उनकी ज़िंदगी में कितने गम होते हैं और जो वो खुशी का मौका, मतलब ईद तो वही ईद है, और वो भी अगर घर वालों से दूर हो और अगर वो स्पेसिफिकली वो चले दुनिया से चले जाए ना, तो उसको तो आप कह लेते चलो दुनिया से चले गए, मौजूद हो और आप उनमें मौजूद ना हो। ये होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है और हमारा जो नेटवर्क है, फ्रेंड्स हैं, हम मिलकर ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन वो ट्रांसजेंडर्स जो अभी बहुत कमज़ोर हैं, वो जो बहुत पीछे हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों हमारी गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी या हमारे जो NGO सेक्टर्स है वो इस तरह के प्रोग्राम सेलिब्रेट नहीं करते। मैं समझती हूँ कि इस तरह के गवर्नमेंट लेवल पर आकर कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि ख्वाजा सरा जो अपने रिश्तेदारों में, घर में नहीं जा सकते, वो दिन अच्छे तरीके से। कैसे चैनलाइज करते हैं आप लोग कि अगर एक चीज़ हो रही है एंड यू कैन नॉट सेलिब्रेट इट विद देम, ईद आ रही है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आप एक ही शहर में हो और आप नहीं जा सकते उनके पास। तो अभी जो ईद उल फितर गुजरी थी, मैं उसी का वाक़या बताती हूँ। तो चांद रात को रिसेंट में अब एक क्लिनिक रन करती हूँ, चांद रात को लेट नाइट तक मैंने फजर तक क्लिनिक रन किया। ट्रांस क्लिनिक है मेरा सदर में ताज कॉम्प्लेक्स। तो फिर मैं मार्केट में मैंने सुबह में नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। हालांकि मैंने रमज़ान के 30 रोज़े कंप्लीट किए, लेकिन मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी इस वजह से कि माँ बाप का दुख, बाप का दुख, बहनों का, भाइयों का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अब ये बात करूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्लैट पर गई तो मैंने बाहर से लॉक करवाया और मैं शाम तक सो गई, जबकि मैंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। मैं हर साल ईद पर मोबाइल ऑफ़ कर देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होती है। ये नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे बुलाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के हालात हो जाते हैं, सिचुएशन इस तरह की होती है कि आप घर पर अगर चले भी जाते हो तो आपको ऐसा ही फील होता है कि आप घर पर नहीं हो। इससे अच्छा कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत दूर वो ईद का दिन गुजार लो। पर वो जो बहनें होती हैं आपकी, तुम आप 7 बहन भाई हो, जो चले सोसाइटी जो मर्जी बात करे, भाई जैसे मर्जी, क्योंकि हम देखते हैं भाई तो वरगलाने में भी आ जाते हैं, लेकिन बहनें तो समहाउ, बहनों के अंदर तो माँ वाला दिल होता ही है, तो बहनों की तरफ से भी ऐसे नहीं होता कि देखें सोसाइटी में बहन भाई रिश्ते, मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि जो आपको संभाल ले। आई थिंक मैं यही समझूंगी कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो जब आप फ्रंट पर आते हो ना तभी होते हैं, जो आपकी आंखों से ओझल होते हैं, मैं समझती हूँ वो रिश्ता नहीं होता। तो आप इतना अब बन भी गई हैं, आपने इतना नाम बना लिया है और आपने ट्रांस कम्युनिटी की इतनी खिदमत करी है, क्लिनिक आपने खोला हुआ है, तो एक्सेप्टेंस वैसे नहीं आई? एक्सेप्टेंस फैमिली में है, लेकिन जो मोहल्ला है, रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, उनको कौन एक्सेप्टेंस देगा। लेकिन मुझे एक दुख की बात लगती है कि मैं रिसेंटली एक वाक़या बताऊंगी। मेरी अम्मी कहीं शादी पर गई थी, तो वहाँ वो एक फ़ैसला हो रहा था, उसमें उन्होंने बात की तो किसी ने पंजाबी में बोले उसको कहा
तू भी गल कर दी है तेरा ते मुंडा खुश रहे। ये बात मेरे दिल में 3 साल तक इतना दर्द रहा है ना, मुझे फिर ये फील हुआ कि जितना दर्द और दुख मैंने सहा है, पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने वो दुख मुझसे ज़्यादा ना लिया हो। तो मुझे ये दुख की वजह से मैंने कितने दिन ठीक से अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकी, खाना नहीं खा सकी। बस माइंड में यही बात चलती रही कि एक तो अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा बना दिया, ऊपर से मेरी फैमिली को भी मेरी वजह से वही प्रॉब्लम्स देखना पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि बहुत टफ़ होती हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने LLM किया है कराची यूनिवर्सिटी से, मैं हाई कोर्ट की वकील हूँ। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद फिर भी मैं ख्वाजा सर आई हूँ, फिर भी मेरे माँ बाप को वो ताना सुनना पड़ता है सोसाइटी में। तो मुझे कभी कभी ख़ुद पर ही एम्बेरसमेंट फ़ील होता है कि काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैं अपने माँ बाप की औलाद ही ना होती। मुझे ऐसा फ़ील होता है अक्सर। नहीं, आप तो, मैं तो निशा, आप तो लोगों के लिए इतने, अपनी कम्युनिटी के लिए आप इतनी फ़ाइट करती हैं, अपनी अदर कम्युनिटी, आप वैसे लोगों के लिए इतना फ़ाइट करती हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे इतना काम करते हैं। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल राइट्स पे ना अब बात करना थोड़ा बहुत फैशन भी बन गया है। एवरी अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट एनिमल राइट्स, बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांस कम्युनिटी के राइट्स पे बात नहीं कर रहे होते। तो इंसानों को तो पहले देख लें। मैं ये नहीं कह रही उस पर बात ना करें, बिल्कुल बात करें। हर जान बहुत कीमती है, चाहे वो किसी जानवर की जान क्यों ना हो, लेकिन आप ह्यूमन लाइफ्स को वैल्यू करना तो सीखें। दिया, आप तो यू आर अ फैशन डिज़ाइनर में, देखिए आपने कपड़े भी यहाँ पर आए हुए और हम दिया की कलेक्शन भी आपको दिखाएंगे। वी विल सेलिब्रेट हर कलेक्शन कि एक तरीके से हम उनको ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि भाई हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है वो कितना अच्छा काम कर रही है अपने लोगों के लिए। कोई क्लिनिक रन कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री चला रहा है, कोई। दिया की यहाँ पहुँचने में कितनी स्ट्रगल थी? थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ बोलने का मौका दिया। मैम, यहाँ तक पहुँचने में तो बहुत मुश्किलें और हमारी ट्रांस की मुश्किलें, जैसे अभी निशा राव बता रही थी, मेरा भी खुद दिल भर आया। और मैं भी ये सोचती हूँ कि जितना हमने सहा, हमारे इससे ज़्यादा हमारे माँ बाप ने भी सहा होगा ना। तो मैम, मेरी ये फंक्शन लाइन से स्टार्ट हुई थी, और अगर मैं आपको उसके दुख वाले किस्से सुनाना शुरू कर दूँ ना, तो यहाँ दिन से रात, रात से दिन हो जाएंगी। इतने सारे किस्से हैं और उनको कैसे आगे बढ़ते रहे और आगे करते रहे। मैं मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ हमारी, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दें, हम लोगों के इक्वल राइट दें, जॉब्स वगैरह दें। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप लोग तालीम हासिल कर सकें, फिर जॉब्स वगैरह में भी बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये वो हमें इक्वल राइट दे तो माशरा भी हमें एक्सेप्ट करेगा। यहीं पे आके हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, जैसे इनकी बात थी निशा राव, ऐसे हमने ही बहुत झेल हैं। और जो रही फंक्शंस की बात, फंक्शंस पे तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के लेके जाते हैं। क्या क्या नहीं होता वहाँ पे, और पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। कितने ट्रांसजेंडर तो गोली लगने से ही मर गए। और अभी रिसेंटली मैं फंक्शंस पे गई तो वहाँ पे एक मतलब फायरिंग हुई, तो वो इतनी मतलब करीब से मेरे गुजरा, और वो हवा और वो इतने साउंड में मेरे कान पे वो जो सी वो होते हैं ना, वो इतने साउंड में भी थी। और मैं इतना मतलब डर गई, मैं कहती हूँ या अल्लाह, ये मैं मतलब क्या करूँ मैं अब। और कोई खुशी से तो फंक्शन नहीं करने जा रहे थे, ऑफ कोर्स अपनी सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, अगर वो हमारे पास राइट्स ही नहीं है तो हम वही काम करेंगे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। अपने आप को पालना तो है, जो अपने आप को पालना तो है, अपने घर पालना है, अपने आप को करना है और अपना फ्यूचर बनाना है। तो मैं उस लाइफ को मतलब जीती आई, और मैं कहती थी उसमें मेरी ये मंजिल नहीं है और मुझे कुछ बनना है। तो जाके मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग का। अच्छा, आज हमारे साथ हमारी ट्रांस कम्युनिटी की वो यहाँ पर मौजूद हैं ख्वाजा सराज, जो कि आपकी इसी सोसाइटी में रह के उन्होंने स्ट्रगल करके जो मुकाम हासिल करना था, तालीम हासिल की, पढ़ी, और अपनी बाकी ख्वाजा सराज सिर्फ सोसाइटी की हेल्प नहीं कर रही बल्कि कोशिश कर रही हैं कि ये ओवरऑल जो है वो लोगों की भी राइट्स के हवाले से बात कर सकें। सारा मौजूद हैं, कामी मासात मौजूद हैं, निशा है और दिया भी यहाँ पर मौजूद है। और दिया की तो जो ईद कलेक्शन आ रही है, मैं चाहती हूँ स्पेसिफिकली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया की इस ईद कलेक्शन को सपोर्ट करना है, क्योंकि देखिए जितना आप ये सपोर्ट करेंगे दिया के काम को, दिया का ये काम बढ़ेगा। और जैसे दिया ये बात करी थी ना कि फंक्शंस में जब ये जाना पड़ता है तो आप ये सोच नहीं सकती कि वहाँ पे हमें क्या क्या खौफ होता है और किस तरीके से वहाँ पे जब हालात ख़राब होते हैं और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनको सपोर्ट करें। जब भी आगे कोई काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आपने इनको सपोर्ट करना है ताकि इनको ज़रूरत ना पड़े ऐसे फंक्शंस में जाने की। सो दिया, क्योंकि मैं जब बात करी थी तो मुझे ब्रेक में बताया कि आपने भी जैसे कहा कि आपने जो अपनी तालीम की डिग्री हासिल की है वो ऐसे ही हासिल की है। हम 7 फंक्शंस भी किए हैं हमने।
हमने एक स्पेशली के इलाका है बल्दिया, वहाँ पर हमारे साथ जितना बुरा हुआ है ना वो हम सोच भी नहीं सकती हैं। पाकिस्तान का एक जो केस रजिस्टर्ड है पहला ख्वाजा सरा का जो हम जीते हैं 2012 के अंदर, वो बल्दिया का ही केस है और वो सेम बंदा है जो जिन्होंने मेरे साथ भी हरासमेंट और वायलेंस किया और इनके साथ भी किया था। वो पकड़ा जो जिस पे गया था ना, वो वीडियो भी मेरी थी। वीडियो भी थी और हम कोर्ट में वो वाहिद केस है कि हम इतनी तंग थी, सारी कोर्ट में गवाही देने आई थी और हम बसों के आगे लेट गई थी 15-20 ट्रांसजेंडर्स के चढ़ा दो हमारे ऊपर, पर हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे अगर इस बंदे ने हमारी जान ना छोड़ी। क्योंकि इसके अदर देन डैट सिर्फ एक आदमी नहीं है, बहुत सारे एक चंक ऐसे हैं। हम जैसा देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद करके मार दिया जाता है हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को, आपने क्या कुछ फेस किया? जैसे आप बात भी करती ना कि आसान नहीं होता कि इतने कम पैसों के लिए सारी रात जो है कोई फंक्शन में डांस करना। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि लोग सबसे पहले हमारी लाइफ को देख के पता है क्या बोलते हैं, ये इन्होंने खुद चूज़ करी ये लाइफ, ये इन्होंने खुद अपनाई ये ज़िंदगी ना, तो ये ऐसे ही 2 नंबर हैं या ऐसे ही, छोड़ दो, फॉरगेट इट। लेकिन वही बात है ना कि हम लोगों से पूछे हम कैसे कर रहे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में एक पूरी स्टोरी लिखी है, मैं तो डायरेक्टर ढूंढ रही हूँ अपनी फिल्म बनाने के लिए अपने उस पर। तो मैं अगर मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि अगर मैं दुख वाले किस्से सुनाना शुरू कर दूँ ना, तो यहाँ पे पूरी ऑडियंस जो हमें सुन रही है यहाँ बैठे हैं सब दुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसलिए बताएं ताकि वो जो ख़वातीन हमें घरों में बैठ के देख रही है ना, तो उनको पता हो कि भाई कितनी आप अज़ियत से गुजरती, ताकि वो अपने बच्चों को बताएं कि नहीं भी कितना ज़रूरी है कि आपने रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल, ये कि अब आप देखें ना, हम फंक्शंस पे जाते हैं तो वो 10-10 रुपए के लिए हम नाचते हैं, तो वो इतना आसान नहीं है। ये सब जोड़ के आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को चलाना, हमें कोई खुश होकर तो देखता ही नहीं है, हंस के तो देखते नहीं। सब हम फंक्शन पे भी जाते तो लोग हमें मतलब वो हम डांस कर रहे होते तो उसी लिए हमें पैसे दे रहे होते हैं, हम उनको एंटरटेन करें तो उसी लिए पैसे, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है किसी की भी। अगर मैंने ये काम खोला तो अपनी मेहनत करके क्या करके कहाँ से मैं आई हूँ, मतलब मैं वो कहती हूँ ना, इतनी बातें अगर थोड़ी भी बताना शुरू करी ना तो सुबह से रात और रात से सुबह हो जाएगी। ऐसा क्योंकि जैसे वायलेंस, आप भी ऐसे वायलेंस का शिकार बहुत ज़्यादा। अब आप लोग तो इतने मतलब क्या कहते हैं कि फेमस भी आप लोग हो गए, आप लोग अपना काम भी है, तो क्या अब उस वायलेंस से कहीं ना कहीं आप लोग की जान छूटी है? जी, अब वायलेंस से तो जान छूटी है, लेकिन रवैये से जान नहीं छूटी लोगों के। और दूसरा एक सवाल है मेरा सोसाइटी से भी, अक्सर दिया ने जिस तरह बोला ना कि लोग कहते हैं हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। चलें एक वक्त को मान लेते हैं आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, या मैं अपनी मर्ज़ी से रात में कहीं खड़ी हो गई, या ये नाचने चली गई, या ये भीख मांगने चली गई। मुझे बताएं, जब रात में जो गाड़ी रुकती है उसमें जो मर्द आकर मेरी ख्वाजा सरा बहनों या भाइयों को लेकर जाते हैं, हम तो चलें गलत आपने करार दे दिया, तो वो मर्द को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? हमारे तो पेट में खाना नहीं है तो हम खड़ी हो गई, हमारे तो सर में छत नहीं है तो खड़ी हो गई, हमारे तो घर के रेंट नहीं है तो खड़ी हो गई। ये है ना, उनका क्या है? लेकिन और वो ही मर्द बैठ कर पेट्रियार्कियल सिस्टम को इस्तेमाल करके कवानीन पास करेगा हमारे ऊपर। वाह, ये तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखना भी चाहिए कि किस तरीके से हमने ख्याल रखना है और आपने सपोर्ट कैसे करना है इनको, इनके पर्टिकुलर बिजनेसेस में। दिया आसान था ये सब कुछ? मैम बहुत मुश्किल था, और यहाँ से आपको बता रहे होंगे कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। अच्छा, दिया को बताएं, दिया कटिंग भी खुद करती हैं, सिलाई भी खुद करती हैं। दिया मुझे बताओ, अब तो दिया इतनी ज़बरदस्त डिज़ाइनर, बहुत क्या कहते हैं, दिया जो है वो मशहूर डिज़ाइनर है जनाब, और दिया के कपड़े आपने मैं देखे भी हैं। दिया मुझे बताओ, घर वालों की जानिब से अप्रिसिएशन अब आती है कि? बहुत घर वाले तो मेरे फुल सपोर्ट में हैं। सपोर्ट स्पेशली वो मतलब सपोर्ट तो मैं खुद करती हूँ उनको, लेकिन वो मेरे साथ हैं, उन्होंने कभी निकाला नहीं है। अम्मी तो अभी तक कहती है सब छोड़ दें, आ जा, लेकिन वही बात है, जिएंगे फिर कैसे, क्या करेंगे फिर। लेकिन आपने एक बात की ना कि आप घर वालों को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मुझे लगता है जितनी बैठी हैं या जितनी हैं वो सारी करती हैं। क्योंकि कम्युनिटी में ये है कि हम रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं, कम्युनिटी में बैठते हैं, 99% लोग ख्वाजा सरा जो घर वालों के साथ में नहीं रहते वो सपोर्ट करते हैं, और मतलब उनके दिल में घर से निकल जाने के बाद भी घर वालों का दुख मौजूद होता है। क्योंकि घर में बहन है जिसकी शादी करानी है, भाई है जिसका कारोबार नहीं, उसके बच्चों को कोर्स लेके देना है, माँ बाप को हज उम्रा कराना है, उनकी दवाई का खर्चा है। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं ख्वाजा सरा साथी अपने
कि उनकी बहन की शादी है, बहन की पूरी शादी का खर्चा उन्होंने उठाया पर वो शादी में नहीं जा सके। सेम। और ये मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए बात कहूँगी उन तमाम पेरेंट्स को, लेकिन आप भी गुजरी है इस चीज़ से मैं भी कि अपनी बहन भाइयों की शादी में नहीं जा सके, खर्चा उठाया। मैं एक बात कहना चाहूँगी क्योंकि ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से, सॉरी कट करके, मेरी बहन को टॉर्चर किया गया, मेरी बहन को हरेस किया गया, उसके इन लॉज ने मेरे जेंडर के ऊपर उसके साथ जो ट्रॉमा किया एक बच्ची के साथ 14-15 साल की, वो इतना ज़्यादा है कि आज तक मैं उसको रिकवर करा रही हूँ। माशाल्लाह अब वो लॉ कर रही है, पढ़ रही है आगे, बट मेरे जेंडर को लेकर जो उसके साथ हुआ है, जैसे वो निशा ने बताया ना कैसे उनकी अम्मा को किस तरह से ऐसे बोला गया। 15 साल की बच्ची को यार तुम मार रहे हो, छोटी उम्र है। तो मैं पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने की बात करता है, पहले हमारी बहनों को तो अर्ली मैरिजेस, जहाँ पे अर्ली मैरिजेस भी जो है वो भी अवॉइड चाहिए। आपके साथ भी ये चीज़ हुई कि जैसे नहीं जा सकी? नहीं, मैं वैसे उन सिस्टर के घर नहीं जाती हूँ, लेकिन शादी में थी। आप शादी में थी? और शादी आपने कराई? बहुत तरीके से, बिल्कुल सब मैंने किया। सर तो देखें किस तरीके से। हाँ, मैं वही बात कही थी कि जब हम मेंटल ट्रॉमा की बात करते हैं या हम बात करते हैं स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, अभी तक मैंने देखा है कि जिन ख्वाजा सराओं को उनकी फैमिली सपोर्ट करती है उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर होती है। और जिनको नहीं करती, जैसे निशा ने कहा ना, तो मेरे खुद गोज़बम हो गए जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की ना, तो उसके 6 महीने बाद ईद आ गई। तो ईद भाई, मेरा एक भाई जो बहुत गुस्सा करता था, और वो मतलब ऑब्वियसली मर्द हैं, गुस्सा करना उसका जायज़ बनता है, वैसे तो जायज़ नहीं बनता पर वो मर्द करता है गुस्सा, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इसको इस तरह, ये प्यार है ना आपका भाई का, कभी भी आप भाई के लिए भी सोच रही हो। इस तरह बिल्डअप किया लोगों ने आपस में एक दूसरे को। तो बात ये कि अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, मैंने कहा नहीं, जब तक भाई मुझे फ़ोन नहीं करेगा मैं घर नहीं आऊँगी। तो भाई ने फ़ोन किया, मैं घर गई, पर वो जो चांद रात थी और वो जो सुबह का वक्त था ना, क्योंकि आपको एक फ़ील होता है। और मैं निशा की जब बात सुन रही थी तो मुझे बहुत मतलब हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब आप त्योहारों में घर नहीं जा सकते, आप घर वालों के साथ नहीं बैठ सकते, या घर जाएंगे तो एक मखसूस आपने गेटअप में जाना है घर, आप अपने तरीके से भी नहीं जा सकते घर। तो फिर हमारी लाइफ कहाँ गई? जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो ख़ानदान वालों में बातें करना स्टार्ट, क्योंकि मैं बहुत टिपिकल पंजाबी फैमिली से हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर लिया और फलाना ढिमकाना। तो मैंने घर वालों को ये कहा कि भाई जब फलाना बहन की शादी थी तो वाई आई वॉज द ओनली वन जिसने डांस किया, और मुझे क्यों पैसे दिए? और अब जब मैं अपने राइट्स की बात करती हूँ तो अब क्या है, अब तो मैं गलत काम नहीं की। मतलब गलत तो मैं किसी काम को नहीं कहती, इंसान अच्छा बुरा हो सकता है, काम कोई गलत नहीं हो सकता। रिसेंटली मैं बताती हूँ, PSL में मुझे अवार्ड मिला इस साल। तो वो हम देहात में रहते हैं, एक गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हमारे गांव में ये होता है कि जब मैचेस दिखाए जा रहे होते हैं तो लाइव तो पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होकर मैचेस, तो वहाँ पर मुझे PSL में अवार्ड दिया गया। लोगों ने मेरा अवार्ड नहीं देखा, उन्होंने मेरे बहनोई के साथ और रिलेटिव्स के साथ ताने कसे कि ये इनका खुसरा है, इस तरह के अल्फाज बताए जिनमें झगड़ा हुआ। उन्होंने ये नहीं जी मुझसे हमारे हीरोज़ अवार्ड PCL में हर साल किसी न किसी ट्रांसजेंडर्स को दिया जाता है। उससे पहले सारा गिल को मिला था, इस साल 2023 में मुझे हमारे हीरोज़ अवार्ड मिला। तो जब वो मुझे अवार्ड्स के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया और मैं स्टेडियम में गई, और जब मैं जाकर वो अवार्ड ले रही थी तो मुझे लाइव पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। लेकिन ये देखें कि उस पर भी मेरी फैमिली को लोगों ने टॉर्चर किया। मुझे उन्होंने प्लॉट दिया PSL अवार्ड में और मुझे इनाम दिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको प्लॉट मिला है, इसकी कारकर्दगी पे इसको इनाम, नहीं ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि ये ख्वाजा सरा है, ये खुसरा है, नाक कटवा दी। जो हमारी बरादरी के लोग थे वो भी सुन के मुझे इतना टॉर्चर हुआ। और फिर मेरी फैमिली ने बाद में मुझे यही कहा कि तुम ऐसा करो, तुम चैनल्स वगैरह पर जो जाना होता है या प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ एक्टिविटीज़ हैं, वो अपनी अब बंद कर दो। मैंने बोला कितने टाइम तक सोसाइटी से मुझे डरना पड़ेगा? आखिर एक ना एक दिन तो मुझे ये हर चीज़ बंद कर दूं कि मैं घर में ईद पे नहीं जा सकते, चैनल्स पे नहीं जा सकते, लोगों को अपना बता नहीं, अपनी स्ट्रगल नहीं बता बात ये है कि अगर घर पे मैं जाती भी हूँ तो सबसे पहले तो मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, मुझे अपने बाल क्लोज करने पड़ते हैं, घर में मेरा एक अलग से रूम है, मुझे एक दिन गुजारना होता है, 2 दिन गुजारने होते हैं, 3 दिन गुजारने होते हैं, मुझे उस रूम में रहना होता है। अगर आपका कोई चाचा आ गया, चाची आ गई, फुफ्फो आ गई, बहनोई आ गया, तो आपको अपने रूम में जाना होता है। ऐसा होता है कि मैं समझती हूँ उनको बताना था कि आप घर में मौजूद नहीं हैं। जी, ये एग्जैक्टली, ये मेरे साथ नहीं, मैं अपनी स्टोरी नहीं कह रही, ये 99%
राजेश राव के साथ है, मैं वो समझती हूँ कि इससे अच्छा कि आप घर पर ही ना जाओ। एक तो आप उनके लिए इतना ट्रैवल करके कराची से लाहौर जा रहे हो, फिर आपको जाकर वहाँ पे एक, मुझे लगता है कि एक जेल वाली जिंदगी होती है, कैदी नहीं होता, वो कैद से निकल के फिर कैद में आ रहा होता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही होती, ये पूरी कम्युनिटी के साथ हो रही, और स्पेशली ये ईद पर हमारे साथ होता है। बिल्कुल, और ये देखिए इनकी ईद ना ख़राब हो, देखिए ये तो इतनी हिम्मत कर लेते हैं, इनके घर वाले और जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो भी थोड़ा हौसला पकड़ें। इंसान है, आप जैसे ही हैं, इनका भी खून है, इनका भी दिल है, इनकी भी धड़कनें हैं, इनके भी एहसासात हैं। हज उम्रे ज़ियारत पे ये भी जाते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, सुन सकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते भी हैं, छुप के रोते हैं, लोगों के सामने खुल के हंस के बाहर आते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी अच्छी कर सकें। तो आप सिर्फ इतना काम कर दीजिए कि इनको सपोर्ट कीजिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल इंशाल्लाह निहायती स्पेशल शो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।